दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट से आज योगी सरकार को तगड़ी फटकार लगी है और जब आप उस पूरे मामले को जानेंगे तो सोचेंगे किस किस तरह से योगी सरकार में अधिकारियों ने बुलडोजर का दुरुपयोग किया है। आज जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं उससे ये पता चल रहा है कि बुलडोजर बिना सोचे समझे योगी सरकार के अधिकारी चला देते हैं। जी हाँ, इलाहाबाद के जिसका नाम योगी जी ने बदलकर प्रयागराज कर दिया है, वहां के एक वकील, एक प्रोफेसर, एक महिला और 2 अन्य लोग, इनका मकान 2021 में योगी सरकार के अधिकारियों ने बुलडोजर चला के गिरा दिया। तब अधिकारियों का यह दावा था कि ये जमीन अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद की थी। लेकिन जब उन्होंने साक्ष्य रखे और सुप्रीम कोर्ट ने देखा, ये पाया कि ये जमीन तो अतीक अहमद की थी ही नहीं, लेकिन अधिकारियों ने इस पर बुलडोजर चला दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात वो ये पता चली है कि इन लोगों को एक दिन पहले नोटिस मिलता है और अगले दिन अधिकारी उस पर बुलडोजर चला देते हैं। सोचिए, ये एक वकील का मामला था, एक प्रोफेसर का मामला था, एक महिला थी और 2 और लोग थे। एक बड़ा सा प्लॉट था, उसमें 5 इन लोग का मकान था। ये लोग मजबूत लोग थे, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, इसलिए इनको आज न्याय मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि पहले इन लोग का मकान बनवाइए और बुलडोजर का दुरुपयोग बंद कीजिए। और इस मामले में आगे जो सुनवाई होगी अब 21 मार्च को होगी। जरा समझिए, प्रयागराज में के वकील थे जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 महिला, एक अन्य व्यक्ति ने, इन सभी, अब इन लोगों के घर को गिरा दिया आपने। और सबसे आसान बात समझिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप मुस्लिम हैं तो अधिकारी बिना सोचे समझे बुलडोजर चला दे रहे हैं। अब देखना है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगला क्या पनिशमेंट देती इन अधिकारियों को। जरा पीड़ा समझिए। आपने दावा किया कि जमीन अतीक अहमद की है, जमीन अतीक अहमद की थी ही नहीं, और नोटिस देने के 24 घंटे अंदर ही आपने मकान गिरा दिया। बड़े तल्ख लफ्जों में कहा है सरकार को कि आप पहले उनका मकान बनवाइए और इस मकान का पूरा खर्चा। देखिए, इस मामले में क्या है, अभी 2 मामले हैं। एक ये जो आज मामला आया जिसपे कल फैसला हुआ था, आज इसके बारे में पता चला है। इसी तरह से एक मामला था यूपी के महाराजगंज जिले में। वहां पे रोड बननी थी, 4 लेन रोड। एक पत्रकार हैं पंकज टिब्रीवाल, उनके मकान का कुछ हिस्सा उस रोड के जो होना था 4 लेन, उसमें कुछ हिस्सा आ रहा था, तो उनको नोटिस दी गई। आज रात को नोटिस दी गई और अगले दिन पूरा मकान गिरा दिया गया। खैर, उस मामले में पंकज टिब्रीवाल चूंकि पत्रकार थे, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीते हैं वो। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारी सहित 28 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही सरकार को बोला कि 25 लाख रुपए का मुआवजा अब पंकज टिब्रीवाल को देंगे। अब ये घटना दूसरी आई। यहां पे आपने देखा कि किस तरह से जो पूरा समझिए, 5 मार्च को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसकी रिपोर्ट आज गुरुवार को सामने आई है। जस्टिस अभय अस्कोका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा, इस तरह की तोड़फोड़ चौंकाने वाली और गलत संकेत देती है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार की ओर से
सॉलिसिटर जनरल आर वेंकटरमणी पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनके पास याचिकाकर्ताओं की संपत्ति को गिराने को नोटिस देने के कारण मौजूद हैं। इस पर जस्टिस अभय एस काका ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून में तय प्रक्रिया के मुताबिक उसके जीवन और व्यक्तिगत आजादी से वंचित किया जा सकता है। और आगे जो कहा उसको सुनिए। आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें से एक वकील है, दूसरे प्रोफेसर हैं। हम जानते हैं कि इस तरह की बहुत ही ज्यादा टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आसरा का अधिकार जैसी कोई चीज है। पीड़ित की ओर से वकील थे अभिमन्यु भंडारी। उन्होंने कहा अतीक अहमद नाम का एक गैंगस्टर था जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई। उन्होंने हमारी जमीन को उनकी जमीन समझ लिया और राज्य को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देने का उचित समय दिया गया था, लेकिन जस्टिस ओझा इससे सहमत नहीं। उन्होंने कहा नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया। कोई भी व्यक्ति इस तरह के नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा। ये तोड़फोड़ का एक ऐसा मामला जिसमें अत्याचार शामिल है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का इसमें अत्याचार शामिल है। आप कहते हैं कि डाक से भेजने की नोटिस की कोई प्रक्रिया नहीं है, यह नोटिस डाक से भेजा गया है। अब आप समझिए, ये पूरी बात फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसका घर को गिराया गया उसको दोबारा बनवाना पड़ेगा आपको। अगर आप इससे चुनौती देते हैं तो एक हलफनामा दाखिल करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आप सीधे टकरा नहीं चाहते तो एक और तरीका है, थोड़ा थोड़ा कर्म शर्मनाक है कि पहले निर्माण पूरा करने दे, फिर कानून के तहत उन्हें नोटिस जारी करे। सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को इस मामले की आगे सुनवाई करेगा। अब आप समझिए क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। ये मैंने आपको बताया कि सरकार के अधिकारियों ने एक वकील, एक मुस्लिम वकील, एक मुस्लिम प्रोफेसर रखा और 2-3 अन्य लोगों का मकान गिरा दिया। जबकि याचिका कर वकील साहब और प्रोफेसर साहब कहते हैं जमीन हमारी अपनी है, इन्होंने इसको अतीक अहमद की समझ लिया। एक तो मामला ये रहा जो कि सुप्रीम कोर्ट में डांट पड़ी। अब देखते हैं कि 21 तारीख को सरकार अगली तारीख पे सुप्रीम कोर्ट सरकार को और क्या राय देती है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर थी, परसों विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि प्रयागराज महाकुंभ में एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमा लिए नाव चला के। और जिस नाविक परिवार का उन्होंने जिक्र किया उसमें से एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास सामने आ गया और उसका नाम है पिंटू महारा, उस परिवार का जिसका योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया था। पिंटू महारा की माता जी हैं, वो बिजली विभाग के रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं। पिंटू महारा के ऊपर 2 लोगों की हत्या का आरोप है। इस मामले में जेल काट चुका है और अभी 21 दिन पहले मेला में नाविकों से रंगदारी मांगने में हुआ था नामजद। सोचिए, नामजद हुआ था मेले में रंगदारी मांगने के लिए। किससे? नाविकों से। पिता और भाई भी और इसने एक हिंदी के प्रख्यात कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके परपोते को इसने मार गिराया था। इसके ऊपर आरोप था, दिन दहाड़े इसने उसकी जान ले ली थी। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से ये पिंटू महारा अतीक अशरफ गैंग का मेंबर है। अब सोचिए, ऐसे आदमी के परिवार की योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अधिकारी ऐसे आदमी की तारीफ करवा दे रहे हैं। आज मीडिया में तमाम जगह खबर चल रही है कि योगी आदित्यनाथ ने जिसको सक्सेस स्टोरी बताया, जिसकी सक्सेस स्टोरी की कहानी शेयर की विधानसभा में, दरअसल वो तो माफिया निकल गया। अब इस पे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ ट्वीट किया है
वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि ये पूरी तरह से फंस गए हैं आज योगी आदित्यनाथ। एक तो सुबह दिन में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बारे में ऑब्जर्वेशन जो सामने आई आज, और अखिलेश यादव जी का ट्वीट आपके यहां स्क्रीन पे लग भी चुका है। माननीय महाकुंभ में दूसरों की सक्सेस स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? क्या महाकुंभ में उन्हें उनकी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है? अगर सुनानी है तो सच्ची कहानी सुनाई तब, लेकिन कोई हो तब ना। पताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन किया करें। पहले ठग से मयू कर लिया, अब नामजद के नाम की सदन में बंद और आंखों से तारीफ कर दी। अब तो आंखें खोले। इन्हीं सब वजह से भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं, तो उसमें जीएसटी कितना मिला बताएं। अब ये मामला बुरी तरह से फंस गया है, बुरी तरह से फंस गया है। तो और आज दिन भर इस इस परिवार की चर्चा हो रही है। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 मौकाएं, अब सुनिए, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। ये योगी आदित्यनाथ जी का भाषण है, आप सुन रहे हैं ना। एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 मौकाएं, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए। सुना आपने? यानी एक नाव ने सुना आपने? ये भाषण दिया था योगी जी ने। अब समझिए, कोई ये जो परिवार है कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, क्योंकि एक नाव की कीमत, एक नाव बनवाते हैं उसकी कीमत होती है 3 से 5 लाख रुपए की। और सरकार ने रेट तय किया था कि यह 75 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति सवारी लेंगे, और एक नाव में 2 नाविक के अलावा 2 नाविक रहेंगे और 8 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, टोटल 10 लोग रहेंगे। समझिए, ये रेट सरकारी रेट तय है। तो एक ट्रिप का मान के चलिए कि 1,500 रुपया। दिन भर में कितनी बार नाव जाएगी? 10 से 12 घंटे, 10 से 12 बार 15,000। 15,000 रुपया एक नाव से आप कमा सकते हैं। और वैसे एबीपी की स्टोरी थी, उसमें तो ये दावा किया गया है कि एक नाव से मैक्सिमम 6400 रुपए की आमदनी हो सकती है, अगर वो 75 रुपए पर हेड के हिसाब से चले तो ये 55,000 का आंकड़ा कहां से आ गया कि एक नाव से 55,000 कमाया एक दिन में, और 45 दिन में एक नाव से 35 लाख रुपए कमाया, और 123 नावें, इसलिए 30 करोड़ की आमदनी हो गई। इसका मतलब यात्रियों से, क्योंकि जो आपका रेट तय था कि संगम आने ले जाने का जो रेट होगा प्रति व्यक्ति 75 से 150 वसूलना है, उस हिसाब से देखें तो एक दिन में एक नाव से 6400 रुपए की कमाई होती है। लेकिन आप बता रहे उसने 65 से 70,000 कमाया है, यानी 10 गुना रेट लिया गया है। जो बीच में खबरें आ रही थी, और इसका कुछ प्रमाण भी है सोशल मीडिया पे। एक पत्रकार है विकास मिश्रा, पहले आज तक में रहे हैं, न्यूज 24 में रहे हैं। उन्होंने बकायदा बताया है कि हम लोग
नाव लेके संगम गए थे और नाव वालों ने उनसे 10,000 रुपया वसूला था और उसने बोला कि सब रास्ते में अगर कोई पुलिस की नाव मिले तो आप ये बता दीजिएगा कि हम लोग 200 रुपया पर हेड देके जा रहे हैं। मेरे एक और साथी पत्रकार इंडिया टुडे के रहे हैं, उन्होंने खुद बताया, फोन पे बताया कि उन्होंने 20,000 रुपए दिए थे, 10 लोगों को लेके नाव वाला उनको लेके संगम गया और आया। यानी सरकार के तयशुदा रेट से, ये आप एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देख लीजिएगा, क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, हम उसको पूरी तरह से दिखा नहीं सकते, लेकिन अनुरोध करेंगे कि उसका स्क्रीनशॉट राज कपूर जी लगा दें। तो किस कदर वसूली हुई है। पहली बात तो यह कि जिसको आपने बताया नाविक परिवार, उसमें का उस मेन परिवार का जो बेटा है पिंटू महारा, वो तो उसके ऊपर दो लोगों की नृशंस हत्या का आरोप है, इस मामले में जेल में रहा है। अतीक और अशरफ का की गैंग का मेंबर रहा है वो। तो और कुंभ के दौरान उस आदमी पर बाकी नाव वालों से रंगदारी वसूलने का आरोप है। तो कुल मिला जुला के जिसकी तारीफ करवा दी अधिकारियों ने योगी जी से, योगी जी इसको सक्सेस स्टोरी बता रहे थे, उस नाविक परिवार का मुख्य सदस्य एक माफिया निकल गया। ये है सच्चाई। मैंने आपको पहले बताया ये कि जो भी हुआ प्रयागराज में बुलडोजर को लेके, एक मुस्लिम प्रोफेसर, एक मुस्लिम वकील, एक महिला और 2 लोगों का मकान 2021 में अधिकारियों ने अतीक की जमीन बना के गिरा दिया। उसकी बात सुनी ही नहीं उन लोगों की। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तब जाके उनको न्याय मिलता है। अब कितने लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार और दूसरी तरफ आपने दावा किया कि नाविक परिवार ने 30 करोड़ कमाया, उस पे जो तमाम कैलकुलेशन के बाद पता चला कि इसका मतलब तय मानक से उन लोगों ने 10 गुना रेट लिया है ज्यादा प्रति व्यक्ति। तो जो खबरें थी कि कुंभ में नाविकों ने मनमाना दाम वसूला है, वो सही साबित हो रही है। अगर आपका आंकड़ा सही है तो ये सब है। योगी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। देखना यह है कि योगी कैसे इन मुश्किलों से निजात पाते हैं। दूसरी तरफ खबरें है केंद्रीय नेतृत्व अब योगी को हटाने का पूरा मन बना चुका है। सच क्या है, होगा क्या, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आगे से उम्मीद करूंगा कि योगी आदित्यनाथ कोई भी सक्सेस स्टोरी पब्लिक में शेयर करने के पहले अब जांच करा लिया करेंगे, नहीं तो अधिकारी इसी तरह से उनको फंसा देंगे। खबर 10 तक देखते रहिए। चैनल की स्टोरीज अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।